Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 31st July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of June 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about drugs menace mostly in northeastern region, and this topic is important from our syllabus paper 4 internal security point of view. देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया गया है. So as I said, this article talks about a rise in drug trafficking and drug addiction in India. लेकिन ये जो ड्रग एडिक्शन का ट्रेंड है दैट इज स्पेशली हाई इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज वेल एज द वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड राजस्थान. तो हम इस आर्टिकल की मदद से देखेंगे कि आखिर इन सारे रीजन्स में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उसमें भी खासकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाले स्टेट्स में, और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट जैसे कि पंजाब और राजस्थान के अंदर ही ड्रग ट्रैफिकिंग के प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्यों हैं. सबसे पहले समझते हैं कि ये ड्रग एडिक्शन होता क्या है. Definition of drug addiction. According to PubMed, drug addiction is defined by the existence of both psychological dependence and physical dependence on at least one illicit substance like opium, heroin, cocaine, herbal, cannabis like ganja. तो इंसान जो ड्रग एडिक्ट होता है वो फिजिकली तो डिपेंड हो ही जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है उसकी रिक्वायरमेंट बन जाती है इस तरह के ड्रग सब्सटेंस. साथ ही साथ वो साइकोलॉजिकली भी डिपेंडेंट हो जाता है इन तरह के ड्रग सब्सटेंस पे, क्योंकि उसको लगता है कि इफ़ ही डज नॉट टेक इट ही विल नॉट फील बेटर. सो देयर इज सम प्लेसिबो इफेक्ट ऑल्सो ऑफ ड्रग सब्सटेंस. एंड ड्रग अब्यूज इज पैटर्न द यूज ऑफ अ ड्रग इन विच यूजर कंज्यूम्स द सब्सटेंस इन अमाउंट्स और विथ मेथड्स दैट आर हार्मफुल टू देमसेल्व्स. तो ऐसे ड्रग अब्यूज उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें यूजर इस तरह का ड्रग्स यूज करता है, इस तरह के सब्सटेंस को कंज्यूम करता है जिससे उसको साइकोलॉजिकल या फिजिकल डैमेज हो. तो अब जरा देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर आर टू मेन ड्रग एडिक्शन जोन्स. वन आर द बॉर्डर एरियाज ऑफ पंजाब एंड राजस्थान एज वेल एज गुजरात रीजन, एंड सेकेंड इज द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया. तो आखिर इन सारे रीजन्स में ही ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों है उसको पहले समझेंगे. रीजन्स बिहाइंड हाई ड्रग अब्यूज इन बॉर्डर रीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड नॉर्थ ईस्ट. देखो, जो सारे स्टेट्स हु शेयर बॉर्डर विथ पाकिस्तान they are facing the problem of drug abuse because of their proximity with golden crescent. तो ये सारे एरिया गोल्डन क्रेसेंट से नज़दीक हैं, इस कारण से यहाँ पे ड्रग अब्यूज़ की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं. और इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, खासकर वो स्टेट्स जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी विथ गोल्डन ट्रायंगल. तो यहाँ दो नए टर्म्स मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल. उनको एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले लेते हैं गोल्डन ट्रायंगल को. देखो, गोल्डन ट्रायंगल इज एन एरिया वेयर इट इज़ इन द बॉर्डर रीजन ऑफ थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार. तो ये देखो, ये तीन कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार. इन तीनों रीजन का जो बॉर्डर एरिया है इसको एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है, वो है गोल्डन ट्रायंगल. और इसको गोल्डन ट्रायंगल इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज दिस एरिया इज नोटोरियस फॉर ड्रग्स स्मगलिंग. इस एरिया में बहुत ज़्यादा ओपीएम की खेती होती है और इस एरिया में फिर ड्रग स्मगलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है. और आप सबको पता है कि इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो बॉर्डर है, फॉर एग्जांपल स्टेट्स जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनका जो बॉर्डर है विथ म्यांमार वो काफ़ी पोरस है. पोरस बॉर्डर से मतलब है हमारा कि आसानी से कोई एक ड्रग स्मगलर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में घुस सकता है फ्रॉम म्यांमार, क्योंकि हिली एरियाज हैं, फॉरेस्ट हैं, कई सारे रिवर्स हैं. इस कारण से जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जो हमारी सर्विलेंस एजेंसी
एजेंसीज हैं उनके लिए पूरी तरह से बॉर्डर को सील कर पाना, कोस्ट गार्ड कर पाना, सर्विलेंस कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसका फ़ायदा उठा करके स्मगलर्स इस ड्रग गोल्डन ट्रायंगल वाले एरिया से ओपीएम की स्मगलिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में करते हैं, और जिसका सबसे ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द यूथ ऑफ दीज स्टेट्स हु शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार। और कुछ एक इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जैसे कि NSCN खापलांग, ये इसका पूरा का पूरा जो सिस्टम है दैट डिपेंड्स ऑन दिस ड्रग्स स्मगलिंग, दिस ओपीएम स्मगलिंग फ्रॉम गोल्डन ट्रायंगल। तो आपको पता है कि NSCN खापलांग ग्रुप जो है दैट इज एन इंसर्जेंट ग्रुप जिसकी ओवरऑल डिमांड है ऑफ ग्रेटर नागालैंड, लेकिन इसकी जो पूरी की पूरी सिस्टम है दैट फंक्शंस, उसकी पूरी की पूरी फंडिंग आती है बिकॉज ऑफ स्मगलिंग, ओपीएम स्मगलिंग जनरेटेड इन दिस गोल्डन ट्रायंगल रीजन। उसके अलावा गोल्डन क्रेसेंट रीजन जरा देखते हैं। देखो, गोल्डन क्रेसेंट रीजन इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर रीजन ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान, और ये एरिया भी नोटोरियस है फॉर ग्रोइंग ओपीएम, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलिसिट ओपीएम प्रोड्यूसिंग रीजन। और इसमें भी जो अफगानिस्तान वाला एरिया है, ये इस गोल्डन क्रेसेंट का 90% पार्ट अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है, मतलब अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ओपीएम की खेती होती है। और ये जो ओपीएम प्रोडक्शन होता है अफगानिस्तान में, ये मेजर सोर्स है फंडिंग का फॉर तालिबान। तो आपको एक बात तो अच्छे से पता है कि दैट देयर इज ए क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन नारकोटिक्स एंड टेररिज्म। नारकोटिक्स इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ फंडिंग ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, जैसे कि NSCN खापलांग को फंडिंग मिलता है फॉर फ्रॉम ओपीएम स्मगलिंग कमिंग थ्रू गोल्डन ट्रायंगल रीजन, वैसे ही तालिबान को फंडिंग मिलता है फ्रॉम ओपीएम स्मगलिंग कमिंग फ्रॉम गोल्डन क्रेसेंट रीजन। अब जरा देखते हैं कि इस ड्रग अब्यूज़ का हमारे देश में हमारे लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज़। बिफोर वी गेट इनटू दिस इम्पैक्ट, लेट अस सी सम डाटास दैट वी कैन यूज इन आवर आंसर राइटिंग। सो देखो, इंडिया इज़ होम ऑफ 6 करोड़ अल्कोहल एडिक्ट्स। अल्कोहल एडिक्शन भी एक तरह का ड्रग अब्यूज़ ही है। उसके अलावा 89% ऑफ ड्रग एडिक्ट्स आर एजुकेटेड एंड लिटरेट। तो ये सोचना कि ड्रग एडिक्शन हैज़ समथिंग टू डू विथ इलिटरेसी इज अनजस्टिफाइबल। At the national level, heroin is most commonly used substance followed by pharmaceutical opioids. उसके अलावा मिजोरम has the highest number of suicides deaths from drug abuse. अब जरा देखते हैं impact of drug abuse in Indian society. सबसे पहला impact होता है economic. Because as I told you, drug abuse leads to physical, psychological, moral and intellectual decay of the drug addict. और वो जो ड्रग एडिक्ट होता है, किसी भी परिवार में अगर एक भी इंसान ड्रग एडिक्ट हो गया तो वो इस पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है कि वो फिर किसी भी एक्टिविटी को कर सकता है, घर में चोरी करने से लेकर के फिर वो ही और सी बिकम्स हिज पोटेंशियल बिकम्स मीनिंगलेस। एक यूथ रादर देन बिकमिंग अ सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर हिज और हर फैमिली, वो फिर बन जाता है एक सोर्स ऑफ बर्डन फॉर हिज फैमिली। तो इस तरीके से द यूथ बिकम्स एन इकोनॉमिक बर्डन रादर देन बिकमिंग एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा देयर आर सिक्योरिटी इशूज। तो वो यूथ जो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता है ड्रग सब्सटेंस पे, फिर जब उसकी नीड्स पूरी नहीं होती हैं, देन ही और सी रिजॉर्ट टू क्राइम्स लाइक थेफ्ट एंड ग्रुप क्लैशेज, इम्पल्सिव मर्डर्स। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ड्रग ट्रैफिकिंग इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर टेररिज्म। तो इस तरीके से ड्रग्स trafficking, drugs consumption, because drug trafficking will survive only when there are drug addicts. So drug addicts are one of the source behind security challenges in our society. First, they themselves resort to violence, crime in order to fulfill their needs. Second, since they depend on drug substance, it leads to drug smuggling, and drug smuggling is one of the main source of financing terrorism. तो इस तरीके से internal as well as external security threats create होता है बिकॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन। उसके अलावा सोशल इश्यूज तो हैं ही हैं, बिकॉज सो मेनी अल्कोहलिक पीपल यू मस्ट बी नोइंग दे देन इन्वॉल्व इन डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। उसके अलावा ड्रग एडिक्ट्स के कारण होता क्या है कि ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ये कई दफ़ा यूज सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, और यूज्ड सिरिंज का लगातार बार बार इस्तेमाल करने से फिर HIV इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। तो इस कारण से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप देखेंगे जैसे मिजोरम में, मणिपुर में भी कुछ हद तक,
नागालैंड में HIV इन्फेक्शन रेट बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के इन्फेक्शन रेट से काफ़ी ज़्यादा है, और ये फिर HIV गेट्स ट्रांसमिटेड टू द वीमेन मेंबर ऑफ द फैमिली। तो इस कारण से ओवरऑल drug addicts leads to domestic violence and infection to women also, and it creates a major social challenge for women. उसके अलावा it has health issues as well, जैसा कि मैंने आपको बताया, it leads to HIV infection. At the same time it can lead to infection of hepatitis B, hepatitis C and tuberculosis. सॉल्यूशन क्या हो सकता है ड्रग एडिक्शन को कंट्रोल करने का? तो देखो, हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेना होगा। ड्रग एडिक्शन को अगर हम सोचेंगे कि बस हम एक लेवल पे उसको कोई लॉ बना करके रोक दें, देन दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में हमें अपने सोशल लेवल पे, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस लेवल पे हमें अप्रोच लेना होगा, हमें नेशनल लेवल पे अप्रोच लेना होगा, और हमें इंटरनेशनल लेवल पे स्टेप लेना होगा। तो इस तरीके से प्लानिंग की गई है। सोशल लेवल पे हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में? वी कैन क्रिएट some awareness through media, in families, schools. We can create awareness. Some NGOs can be floated in societies, localities who can work in the de-addiction program. नेशनल लेवल पे भारत सरकार ने क्या स्टेप लिया है? तो एक लॉ लेकर के आई है भारत सरकार, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इस एक्ट के हिसाब से देयर आर मेनी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस टू कर्ब द ड्रग्स मेनेस प्रॉब्लम इन इंडिया। फॉर एग्जांपल, द एक्ट envisages a minimum term of 10 years imprisonment extendable to 20 years and a fine of rupees 1 lakh extendable to rupees 2 lakh for a person who sells or consumes illegal drugs. And there is द प्रॉब्लम इज़ कि ये लॉ है तो, लेकिन इसको इफेक्टिव तरीके से हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अब देखते हैं कई सारे लोग इस तरह के इलिसिट सब्सटेंस को कंज्यूम करते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ द लॉ। तो जो ज़रूरत है वो है हमें इस लॉ को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की पैन इंडिया बेसिस पे। तीसरा, इंटरनेशनल लेवल पे भी एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट्स लेकर के हम ड्रग्स स्मगलिंग को रोक सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स स्मगलिंग को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग किसी एक कंट्री के चाहने से नहीं रुकेगा। इस कारण से इंटरनेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन बिल्ड किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 टू प्रिवेंट क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग एंड ड्रग अब्यूज, एंड इंडिया शुड कोऑर्डिनेट इफेक्टिवली विद दिस ऑर्गेनाइजेशन टू कर्ब ड्रग्स अब्यूज इन इंडिया। कुछ एक चैलेंजेस देखते हैं, आखिर क्या कारण है कि भारत सरकार के इतने स्ट्रिक्ट कानून बनाने के बावजूद भी ड्रग्स अब्यूज़ का प्रॉब्लम हमारे इंडिया में सस्टेन कर रहा है? तो कुछ एक बहुत ही ऑब्वियस से कारण है जो हमें समझना है। सबसे पहला ऑब्वियस कारण है लीगली अवेलेबल ड्रग्स सच एज टोबैको आर ह्यूज प्रॉब्लम। देखो, अब हमारे समाज में प्रॉब्लम क्या है कि टोबैको को हमने लीगली आइडेंटिफाई किया है, टोबैको कंजम्पशन को हमने लीगली एक्सेप्ट किया है। तो अब टोबैको की कंजम्पशन अलग अलग फॉर्म में होती है, कुछ लोग उसको डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग उसको स्मोक करते हैं टोबैको का, दैट इज़ अलाउड। तो इससे होता क्या है कि जो हमारे यहाँ के यंगस्टर्स होते हैं, यूथ होते हैं, वो सबसे पहले टोबैको से एडिक्टेड होते हैं क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है। उसके अलावा यंग एज में अपनी आइडेंटिटी बनाने का एक जरिया होता है, पीयर ग्रुप में इंटर करने का एक जरिया होता है दोस्तों के बीच में। सिंस एवरीवन इज स्मोकिंग, सो समवन हु डज नॉट स्मोक फील्स लेफ्ट आउट, तो वो फिर पीयर ग्रुप में जाने के लिए वो स्मोकिंग शुरू करता है। So that becomes the first step, and since this tobacco is easily available, इसलिए यूथ स्मोकिंग शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे एक स्टेप आगे जाते हैं कि नाउ लेट्स डू समथिंग मोर। फिर स्मोक के साथ अल्कोहल आ जाता है, दैट इज ऑल्सो ईजिली अवेलेबल इन आवर सोसाइटी। सो दिस इज द प्रॉब्लम, दीज टू थिंग्स आर सो ईजिली अवेलेबल दैट इट प्रमोट्स एडिक्शन टू सम ड्रग्स अब्यूज़, सम सब्सटेंस अब्यूज़। और जब दो स्टेप तक यूथ ईजिली आ जाता है तो फिर उसके मन में होता है कि चलो कुछ और तूफानी करते हैं। फिर वो अब्यूज़ सब्सटेंस जो कि प्रोहिबिटेड हैं, जैसे कि मारिजुआना या फिर कोकेन, हीरोइन, वो लेना शुरू कर देता है जो भी उसको अवेलेबल है। तो इस तरीके से द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग अब्यूज़ इन इंडिया कंटिन्यूज। सो इसको इस प्रॉब्लम को हमें रोकना होगा। दिस इज द ऑब्वियस रीजन, बट द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग स्टेप इन दिस डायरेक्शन। दूसरा, स्टिग्मा इन सोसाइटी इज अ प्रॉब्लम।
दैट इज़ अ चैलेंज। अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो वो समाज में इसको इतना स्टिग्मेटाइज तरीके से देखा जाता है कि ही और सी डज नॉट एक्सेप्ट दैट आई एम ए ड्रग एडिक्ट एंड ही और सी डज नॉट वांट टू गो टू रिहैबिलिटेशन सेंटर। और इस कारण से फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर खुलते हैं तो भी बंद हो जाते हैं क्योंकि कोई वहाँ जाना नहीं चाहता है, सिंस इट इज़ स्टिग्मेटाइज इन आवर सोसाइटी एंड दैट लीड्स टू लेस नंबर ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर एंड लैक ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर इज़ अनदर प्रॉब्लम। इस कारण से अगर कोई एक बार ड्रग एडिक्ट हो गया तो फिर उसको डी एडिक्ट करने के हमारे समाज में सॉल्यूशंस नहीं हैं। The next article is taken from international segment. It is about India-Mauritius relations. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view regarding India and its neighborhood relations. तो सबसे पहले मॉरिशस के बारे में कुछ समझते हैं। देखो, मॉरिशस इज़ एन आइलैंड कंट्री दैट इज़ लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। यहाँ देखो आप, इंडियन ओशन के अंदर मॉरिशस है, ये इंडिया है, ये इंडियन ओशन है, इसमें मॉरिशस एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। इट इज़ लोकेटेड इन द इंडियन ओशन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। फिजियोग्राफिकली इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ मस्करीन आइलैंड्स। तो देखो, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, 3 आइलैंड्स हैं, रीयूनियन आइलैंड जो फ्रांस को बिलोंग करता है, और मॉरिशस और रॉड्रिक्स आइलैंड बिलोंग करता है मॉरिशस को ही। ये 3 आइलैंड को मिलाकर के हम बोलते हैं मस्करीन आइलैंड। हो सकता है प्रीलिम्स एग्जाम में हमसे पूछ ले। एंड द कैपिटल ऑफ मॉरिशस इज पोर्ट लुइस। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, इस साल ये काफ़ी न्यूज़ में था तो हो सकता है पीटी में आ जाए। एक आइलैंड है इंडियन ओशन में ही, चागोज आइलैंड। यहाँ पे देखो, ये चागोज आइलैंड। दिस चागोज आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन मॉरिशस एंड ब्रिटेन। तो ये पूरा का पूरा मॉरिशस आइलैंड जो है ना, ये ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी। तो ब्रिटिशर्स ने इस मॉरिशस को तो आज़ाद कर दिया 1968 में, लेकिन चागोज आइलैंड के ऊपर अभी भी अपना कंट्रोल बनाए हुए हैं। और ये मॉरिशस बार बार क्लेम करता है कि चागोज आइलैंड ऑल्सो बिलोंग्स टू ब्रिटेन एंड इन दैट वे इट इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन मॉरिशस एंड ब्रिटेन। इस साल इससे रिलेटेड एक न्यूज़ थी, आईसीजे में मॉरिशस ने कंप्लेन किया। इस कारण से मुझे उम्मीद है कि इस पर सवाल आ सकता है आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम में। अब जरा देखते हैं इंडिया मॉरिशस रिलेशंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉरिशस वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी टिल 1968, लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 तभी इंडिया ने मॉरिशस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश कर दिए। वे बैक इन 1948 इंडिया ने एक मॉरिशस के अंदर एम्बेसी ओपन कर दी 1948 में ही। मॉरिशस और इंडिया का कल्चरल रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। 70% ऑफ मॉरिशस पीपल, मॉरिशस पॉपुलेशन इज़ हैविंग इंडियन बैकग्राउंड। तो कम से कम 70% ऐसे लोग हैं जो इंडिया से जाकर के वहाँ रह रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। ये सारे लोगों को ब्रिटिशर्स ने इंडिया से ट्रांसपोर्ट किया था इन मॉरिशस और टू वर्क एज प्लांटेशन वर्कर इन एग्रीकल्चरल स्टेट्स, प्लांटेशन फील्ड्स, और फिर वो लोग वहीं सेटल हो गए। और नाउ 70% ऑफ द पॉपुलेशन इन मॉरिशस इज़ फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। इनफैक्ट 30% ऑफ देम आर फ्रॉम यूपी, बिहार, और वहाँ पे भोजपुरी लैंग्वेज, बिहार की लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है मॉरिशस के अंदर। अगर मॉरिशस और इंडिया का कॉमर्शियल रिलेशन देखें, देन यू विल फाइंड दैट मॉरिशस इज इंडिया इज़ मॉरिशस लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ध्यान रखेंगे इस बात का कि 2007 से ही मॉरिशस की दुनिया भर में जिन कंट्री से ट्रेड होती है उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड वो इंडिया के साथ करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉरिशस हैज़ बीन द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इनफ्लो इन इंडिया। पिछले कई सालों से मॉरिशस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स है ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। आप अगर डाटा देखो तो फ्रॉम 2000 टू 2015 इंडिया के अंदर जो भी FDI आई उसका 34% तो अकेले मॉरिशस से आया है। और उसके पीछे जो एक इम्पॉर्टेंट कारण है दैट इज़ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस गवर्नमेंट। ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। सिंगापुर के साथ भी हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइंड है, मॉरिशस के साथ भी साइन है। इस कारण से आप देखोगे कि सिंगापुर इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इनफ्लो इन इंडिया। उसके बाद मॉरिशस, ये 2018 का डेटा है, सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आया हमारे कंट्री में FDI, उसके बाद मॉरिशस से, फिर नीदरलैंड से, एंड ऑल ऑफ देम आर कंसिडर टू बी टैक्स हेवंस एंड इंडिया का इनके साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइंड है। 2019 का भी अगर आप डेटा देखो उसको मैंने अलग से शेयर किया है। सिंगापुर वाज हाईएस्ट सोर्स ऑफ FDI इनफ्लो इन इंडिया।
अब भारत सरकार ने इन दोनों ही कंट्रीज़ के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अमेंड कर दिया है, तो वो अमेंडमेंट भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आने वाले टाइम में उम्मीद की जा सकती है कि इन सारे कंट्रीज से आने वाला FDI थोड़ा कम हो। अब जरा देखते हैं स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ मॉरिशस टू इंडिया। तो मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है इन द इंडियन ओशन, और आप सबको पता है कि इंडियन ओशन के अंदर चाइनीज़ नेवी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रही है, एंड ट्रेडिशनली इंडियन ओशन इज़ कंसिडर्ड एज अ बैकयार्ड ऑफ इंडियन नेवी, जिसमें अब चाइना इंक्रोच कर रहा है। तो नेचुरली इंडिया चाहेगा कि वो उसकी डोमिनेंस बनी रहे, और अपनी डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए इंडिया इज़ ट्राइंग टू हैव गुड पार्टनरशिप विथ दीज आइलैंड कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन लाइक मॉरिशस, सेचेल्स। और इस पर्पस से ही 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉरिशस और सेचेल्स का विजिट किया था, और उसके साथ ही उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया था इंडिया का, उसका नाम था सागर विजन। सागर विजन, सागर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यहाँ ऑल इन द रीजन से मतलब है इंडियन ओशन के रीजन में। इसका पर्पस था टू प्रमोट कोऑपरेशन विद द आइलैंड कंट्रीज। और सागर विजन का एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है दैट इट इज़ टारगेटेड टुवर्ड्स रिस्ट्रिक्टिंग द इन्फ्लुएंस of China in Indian Ocean, and Mauritius is key country in Sagar Vision। सागर विजन के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। It stands for security and growth for all in the region. As I said, it was initiated by Prime Minister Modi when he visited these three countries, Mauritius, Seychelles and Sri Lanka in 2015. Objective है सागर इनिशिएटिव का to promote blue economy एंड डीपन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद आइलैंड्स ऑफ द इंडियन ओशन। ब्लू इकोनॉमी के बारे में भी जरा समझ लो। देखो, जैसे ग्रीन इकोनॉमी होती है सस्टेनेबल इकोनॉमिक और या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑन लैंड, वैसे ही ब्लू इकोनॉमी का मतलब सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द ओशन। तो ओशन के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है बट इन सस्टेनेबल मैनर, इन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर, उसको हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। इसके अंदर एक्टिविटीज़ आ जाएंगे जैसे कि यूजिंग स्मार्ट शिपिंग टू लेसन द इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, it can be sustainable fishing, it can be harnessing renewable energy from ocean। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ ब्लू इकोनॉमी के अंदर काउंट की जाएंगी। और सागर का पर्पस है ब्लू इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना, उसके साथ ही इसका पर्पस है कि इन सारे आइलैंड कंट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन सेटअप करना ताकि चाइना की इन्फ्लुएंस को इंडियन ओशन में काउंटर किया जा सके। अब करंट न्यूज़ देखते हैं जिसके बेसिस पे ये आर्टिकल आया है। तो देखो, भारत सरकार ने एक नई बिल्डिंग बनाई है मॉरिशस के अंदर, एक नई सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है और उसको बनाने में भी भारत सरकार ने मदद की है। सो न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ मॉरिशस वाज इनॉग्रेटेड yesterday by Prime Minister Modi through video conference, and the project has been completed in Mauritius with assistance of India। और इस ओकेजन पे जब इस नई सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडियाज़ डेवलपमेंट कोऑपरेशन डज नॉट कम विथ कंडीशन। तो अब ये इनडायरेक्ट इशारा उन्होंने चाइना की तरफ किया, क्योंकि चाइना, आपको पता है कि चाइना भी जब वो कोऑपरेशन करता है, जब वो किसी कंट्री में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लेकर के आता है, तो इनडायरेक्टली वो उस कंट्री को डेट ट्रैप में फंसा देता है, लोन के ट्रैप में फंसा देता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है हम्बनतोता पोर्ट ऑफ श्रीलंका चाइना ने बिल्ड किया, और इस बिल्ड करने के प्रोसेस में उसने इतना सारा लोन इम्पोज कर दिया श्रीलंका के ऊपर कि अब श्रीलंका डेट ट्रैप में फंसा हुआ है, और 99 ईयर्स के लिए उसको अपना हम्बनतोता पोर्ट चाइना को लीज पे देना पड़ा। तो इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन अनलाइक चाइना हम कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन में बिलीव करते हैं। वी डू नॉट believe in putting our partner countries in debt trap like China। एक और प्रोजेक्ट मॉरिशस से रिलेटेड है जो इंडिया इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना चाहिए, वो है आगालेगा प्रोजेक्ट। तो आगालेगा एक आइलैंड है दैट इज़ पार्ट ऑफ मॉरिशस ओनली, और इस आगालेगा आइलैंड पे इंडिया इज़ बिल्डिंग जेटी, इंडिया इज़ बिल्डिंग एयरपोर्ट टर्मिनल्स, रनवेज, जिसको मिलाकर के इन सारे प्रोजेक्ट्स को मिलाकर के एक साथ कहते हैं आगालेगा प्रोजेक्ट। सो इस प्रोजेक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 2015 इटसेल्फ, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया था मॉरिशस का, एंड दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय 2021। इसका ओवरऑल बजट है $87 मिलियन का।
The next article is taken from national segment. It is about Central Vista Redevelopment Project. This topic is important from our syllabus paper 4 infrastructure point of view. तो देखो, this article is talking about a petition filed in the Supreme Court against the Central Vista Redevelopment Project. In this petition, it has been requested that the environmental clearances are not been properly taken up for development of Central Vista Redevelopment Project. अब ये न्यूज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने आर्टिकल इसलिए लिया है ताकि मैं आपको सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है वो बता सकूं। तो देखते हैं, देखो, The Union Ministry of Housing and Urban Affairs proposed Central Vista Redevelopment Project in 2019. तो पिछले साल ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, और इस प्रोजेक्ट का ओवरऑल कॉस्ट है 20,000 करोड़ रुपीस। और इस प्रोजेक्ट में अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर होगा क्या। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर देखो, हमारी पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है ना वो पुरानी हो चुकी है और वो थोड़ी सी वीक भी हो चुकी है, तो उसको रिप्लेस करना है। तो अब इस प्रोजेक्ट के हिसाब से एक नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाया जाएगा। जो हमारा ओल्ड पार्लियामेंट है, आपको तो पता है कि वो सर्कुलर है, हमारा एक नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाया जाएगा जो ट्रायंगुलर शेप का होगा, इस तरीके का, जिसमें सिटिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। उसके अलावा एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। अभी आपको पता है कि अभी हमारा जो सेक्रेटेरिएट है उसकी दो बिल्डिंग है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। तो राष्ट्रपति भवन के एक साइड में नॉर्थ ब्लॉक, दूसरे साइड में साउथ ब्लॉक, मिला करके वो कहे जाते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। साउथ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिस है, एक्सटर्नल अफेयर्स की ऑफिस है, जबकि नॉर्थ ब्लॉक में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री की ऑफिस है। तो अब इन दोनों को मिला करके एक अब नई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिस बनाई जाएगी, और जो एग्जिस्टिंग नॉर्थ ब्लॉक हैं और साउथ ब्लॉक हैं उनको म्यूजियम बना दिया जाएगा। उसके अलावा और देखो, ये राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक का डिस्टेंस लगभग 3 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो 3 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, इसको रिवैम्प किया जाएगा, इसको अपग्रेड किया जाएगा, इसको और बेहतर बनाया जाएगा। दैट इज़ द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वो ज़रा समझते हैं, क्यों इतने सारे चैलेंजेस फाइल किए जा रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लगभग 600 से भी ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे। इस कारण से कई सारे इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स, इन्वायरमेंटलिस्ट या फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, उन लोगों ने पिटीशन फाइल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट। The next article is taken from economy segment. It is regarding steps to promote bamboo industry. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ आर्टिकल क्या है। तो भारत सरकार ने एक हाल फिलहाल में बैम्बू इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इम्पॉर्टेंट फैसले लिए हैं। उसमें 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं बैम्बू इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। पहला है दैट देयर विल बी बैन ऑन इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड बैम्बू प्रोडक्ट्स, एंड सेकेंड इज रेजिंग इम्पोर्ट ड्यूटी बाय 25% ऑन रॉ बैम्बू आइटम्स। तो ये तो इन जनरल डिसीजन है, पूरे इंडिया भर के लिए डिसीजन है, तो इंडिया भर के बैम्बू इंडस्ट्री को इससे फ़ायदा होगा। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी स्टेट को होगा तो वो है स्टेट ऑफ आसाम। रीज़न बीइंग, आसाम इज़ द लार्जेस्ट बैम्बू प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। और उसके अलावा ओवरऑल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी फ़ायदा होगा। रीजन बीइंग कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अकेले 65% बैम्बू प्रोड्यूस होता है ऑफ टोटल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो आसाम को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा और ओवरऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को फ़ायदा होगा विथ दिस न्यू डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट विल प्रमोट बैम्बू इंडस्ट्री इन इंडिया। देखो, इससे बैम्बू इंडस्ट्री को फ़ायदा कैसे होगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा अगरबत्ती सेक्टर में। अभी कैसा है कि हमारे देश में जो भी हम अगरबत्ती इस्तेमाल करते हैं, 90% ऑफ अगरबत्तियों में बैम्बू स्टिक यूज होता है। जो 90% अगरबत्तियां हैं वो वियतनाम से बन के आती हैं, और इसके बाद वो बैम्बू का वो अगरबत्तियों का इंपोर्ट वियतनाम से रुक जाएगा आफ्टर दिस डिसीजन, और जो हमारे देश में बनी हुई अगरबत्तियाँ हैं वो अब बिकेंगी, और अगरबत्तियों का कंजम्पशन हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे आसाम की बैम्बू इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, नॉर्थ ईस्ट की बैम्बू इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और आसाम के अंदर, स्पेशली फ्रॉम बैम्बू इंडस्ट्री। देखो, बैम्बू इंडस्ट्री से रिलेटेड हाल फिलहाल में एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं इन आवर एनालिसिस ऑफ 11 जुलाई। तो a 75 hectare bamboo industrial park has been established in Dima Hasao district, and this will be
first bamboo industrial park in the northeastern region. Another project of bamboo park will be established in Itanagar, Arunachal Pradesh. तो ये एस्टैब्लिश हो चुका है और अगला ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में आ रहा है. The next article is taken from Assam segment. It is regarding Assamese Language Learning Act 2020. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam education point of view. तो सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं. तो देखो, according to government notification, according to Assam's government notification, the Assamese Language Learning Act 2020 will come into force from 1st January next year. तो इसके हिसाब से अब असम के अंदर जो भी स्कूल्स हैं जो असमीज़ लैंग्वेज अभी तक नहीं पढ़ाते थे, अब उन सबको असमीज़ इंट्रोड्यूस करना होगा अगले एकेडमिक ईयर से फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 10. कुछ एक एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं, जैसे कि अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने क्लास 6 या उससे ऊपर के किसी क्लास में एडमिशन लिया है फ्रॉम एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफ़र फ्रॉम सम अदर स्टेट, किसी दूसरे स्टेट से, फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र से गए आसाम के अंदर और आपने 7th स्टैंडर्ड में आपने एडमिशन लिया, तो आपको फिर यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लर्निंग असमीज़. उसके अलावा स्कूल्स इन 6 शेड्यूल एरिया, जैसे बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट वाले एरियाज़ में जो बोडो मीडियम के स्कूल्स हैं, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस असमीज़ लैंग्वेज लर्निंग एक्ट. उसके अलावा बराक वैली हैज बीन ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस Assamese लर्निंग लैंग्वेज एक्ट ऑफ 2020. In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we will cover topic number 581 to 583. Topic number 581 is South Asian Climate Outlook Forum. This forum was established in 2010 and it is coordinated by Indian Meteorological Department. It covers Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. The main activity under this forum was the preparation and issuing of consensus outlook for the southwest monsoon rainfall over South Asia. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 582 is about Kaleswaram Lift Irrigation Project. Lift irrigation is a method of irrigation in which water, instead of being transported by natural flow, requires external energy through animal, fuel-based or electric power using pumps or other mechanical means. The Kaleswaram Lift Irrigation Project in Telangana, India has been established to harness flood water of the Godavari, and it is aimed at making Telangana drought-proof. The Kaleswaram Lift Irrigation Project is world's largest multi-stage lift irrigation project. Please attempt this question based on topic number 582. Topic number 583 is about Infrastructure Investment Trust. So Infrastructure Investment Trust is like a mutual fund which enables direct investment of a small amounts of money from possible individual or institutional investors in infrastructure to earn a small portion of the income as a return. These Infrastructure Investment Trust can be treated as a modified version of a real estate investment trust designed to suit specific circumstances of the industrial sector. They are similar to real estate investment trust, but investment in infrastructure projects such as roadways or highways, which take some time to generate steady cash flow, can also be done. They are regulated by SEBI and foreign portfolio investments are allowed to invest under them. Please attempt this question based on topic number 583. This is the answer of question number 578 to 580 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.